जो हमने टॉपिक किया था केयर रिक्वायर्ड इन डिस्पेंसिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। क्या क्या सोर्सेज हैं जिसके कारण एरर हो जाता है प्रिस्क्रिप्शन में। सोर्सेज ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिसके कारण प्रिस्क्रिप्शन में मिस्टेक हो जाती है, एरर हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला सोर्स है एब्रिविएशन। मोस्टली क्या होता है, जो प्रिस्क्राइबर्स होते हैं या फिर डॉक्टर होते हैं, जब भी कोई मेडिसिन लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, तो वो कई बार क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्रोमाइसिन, एक्रोमाइसिन है एक ड्रग है, और एक एक्रोस्टेटिन। ठीक है, इसकी जगह क्या यूज की, शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली एक्रो। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली। अब दोनों के जो एक्रोमाइसिन है और एक्रोस्टेटिन है, दोनों के जो थेरेपेटिक इफेक्ट है दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है, ये जो एक्रोमाइसिन है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमाई के कारण होती है, निमोनिया के कारण होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होता है। और जो एक्रोस्टेटिन है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होती है, उसको ट्रीट करता है। दोनों का थेरेपेटिक एक्शन अलग अलग है। अब प्रिस्क्रिप्शन में एक्रो लिखा हुआ है तो जो फार्मासिस्ट है वो इस तरह से गैस ना लगाए कि अब एक्रो है, एक्रोस्टेटिन हो सकता है या एक्रोमाइसिन भी हो सकता है। तो एक तरह के कई बार जो फार्मासिस्ट होते हैं वो उस चीज़ का गैस लगा लेते हैं कि ये एक्रो लिखा हुआ है तो एक्रोस्टेटिन हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस तरह के सोर्सेज हैं, ये इसके कारण एरर आ रही है एक तरह से, क्योंकि हमें पता नहीं एक्रोस्टेटिन भी हो सकता है और एक्रोमाइसिन भी हो सकता है। तो प्रिस्क्राइबर की ड्यूटी, जो फार्मासिस्ट है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो प्रिस्क्राइबर से कंफर्म कर ले कि एक्चुअली में ये क्या है। ठीक है, तो इसके कारण भी मिस्टेक हो जाती है। जो नेक्स्ट है वो हमारा नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ एरर है वो है नेम ऑफ ड्रग। सेकेंड सोर्स है नेम ऑफ ड्रग। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, बहुत सी ड्रग्स ऐसी होती हैं लाइक डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं बुक के अंदर, जैसे डोरिडोन, डॉक्सीडोन, इस तरह से बहुत है। ये दोनों जो ड्रग्स होती हैं डाइलॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, इनकी जो साउंड है ये एक जैसी होती है, जिसके कारण कई बार क्या होता है, कई बार फार्मासिस्ट रहता है वो जल्दी से देखता नहीं है कि हाँ डिजॉक्सिन है डिजिटॉक्सिन है, उसने फटाफट उठाया और वो दे दिया, क्योंकि इनकी साउंड सेम होने के कारण। हालांकि इन दोनों के थेरेपेटिक इफेक्ट है तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, लेकिन थेरेपेटिक इफेक्ट जो एक्शन है वो अलग अलग है। ऐसे ही प्रेडनिसोलोन, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें क्या होता है कि साउंड सेम होने के कारण जो उसमें कई बार क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन में गलत लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अब वो प्रिस्क्राइबर उसको बोल दिया, किसी ने फार्मासिस्ट ने बोल के बता दिया भाई डाइजॉक्सिन दे दे, तो कई बार वो साउंड सेम होने के कारण कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कई बार कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जिनका नाम चेंज कर दिया जाता है। जैसे एक पोटेशियम सप्लीमेंट है जिसका नाम कैल्शियम से कॉलियम कर दिया गया। कैल्शियम पहले ये था, ठीक है, अब इसका नाम चेंज करके कॉलियम कर दिया गया। ठीक है, अब दोनों में है तो वैलियम, पहले ये नाम था अब ये कर दिया गया। ठीक है, तो अब दोनों में वैलियम होने के कारण इसकी कंफ्यूजन रहती है कि ये क्या बोला गया। कई बार नाम चेंज करने के कारण भी वो कंफ्यूजन रहती है, जो कि एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन में मिस्टेक का कारण बन सकता है, एरर का कारण बन सकता है, और उसके कारण फिर आगे भी प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाइयाँ जब डिस्पेंस करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड सोर्स ऑफ एरर।
जो नेक्स्ट हमारा सोर्स ऑफ एरर है वो है स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग। अब देखो कोई भी ड्रग है वो जैसे कुछ भी किसी का भी एग्जांपल ले लो, नॉर्मली हम अगर फीवर की ही ले लेते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं, ट्रामाडोल है, ठीक है, और डाइक्लोफिनेक है, न्यूमोस्लाइड है, अलग अलग जो साल्ट्स हैं ये अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है मार्केट में, ठीक है। कई बार क्या होता है जो प्रिस्क्राइबर होता है वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ इतना मेंशन करता है जैसे PCM, ठीक है। आगे इसकी स्ट्रेंथ ये 100 mg में भी है, ठीक है, अवेलेबल है, 500 mg में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एक तरह का सोर्स, अगर मान लो जो प्रिस्क्राइबर है उसने प्रिस्क्रिप्शन में ये मेंशन नहीं किया गया कि कितनी स्ट्रेंथ की मेडिसिन है, कितनी स्ट्रेंथ की ड्रग है जो कि उसने प्रिस्क्राइब की गई है, तो वो भी एक तरह का सोर्स ऑफ एरर बन जाता है। कई बार क्या होता है जो फार्मासिस्ट होते हैं वो अपने आप अंदाजे से दे देते हैं कि हाँ ये हो सकता है, इसकी इतनी स्ट्रेंथ की दे देते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, ठीक है। कई बार अगर मान लो चिल्ड्रन के केस में है तो उनके केस में ये जो ड्रग्स होती है इनकी डोज कम होती है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, आगे डोज वाला पॉइंट है। नेक्स्ट है, ये तो थर्ड पॉइंट हो गया स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग, ये भी प्रिस्क्रिप्शन में सोर्स ऑफ एरर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है हमारा डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग। डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग। कई बार आपको डोजेज फॉर्म, सबसे पहले ये बताना चाहिए डोजेज फॉर्म क्या होता है। आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी करवाया था कि डोजेज फॉर्म क्या होती हैं। जैसे अब जो पैरासीटामोल है, ट्रामाडोल है, अलग अलग जो ड्रग्स हैं ये अलग अलग डोजेज फॉर्म में आती है। जैसे पैरासीटामोल का सिरप भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आती है, टेबलेट फॉर्म में भी आती है, ठीक है, अलग अलग है, कोई इंजेक्शन की फॉर्म में भी आती है। तो किस फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, डोजेज फॉर्म अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। डोजेज फॉर्म जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है, या क्रीम है, सेमी सॉलिड है, तो ये अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। कई बार सिर्फ सॉल्ट है उसका, यानी कोई भी मेडिसिन है, कोई भी ड्रग है, सिर्फ उसका नाम ही लिखा जाता है, नेम ही लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता कि कौन सी फॉर्म है। कई बार प्रिस्क्राइब तो ये किया होता है प्रिस्क्रिप्शन में कि इसका इंजेक्शन देना, जैसे ट्रामाडोल है, अब वो सॉलिड फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, ठीक है। तो वो उसको कई बार मेंशन नहीं किया होता है भी इसमें इंजेक्शन देना है या सॉलिड फॉर्म में इसको टैबलेट ही देनी है। तो इसके कारण क्या होता है, एक तरह की कंफ्यूजन रहती है। तो ये भी एक क्या है, सोर्स ऑफ एरर है। तो जो प्रिस्क्राइबर है उसको ये भी मेंशन करना चाहिए कि ये सॉलिड फॉर्म में देना है या लिक्विड फॉर्म में, उसकी डोजेस फॉर्म मेंशन करनी चाहिए। तो ये भी एक तरह का सोर्स ऑफ एरर है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सोर्स है वो है डोज ऑफ द ड्रग। ये डोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है जो प्रिस्क्राइबर है उसने सब कुछ मेंशन कर दिया, कितनी स्ट्रेंथ है, कौन सी ड्रग है, ठीक है, लेकिन डोज नहीं मेंशन करी। क्योंकि डोज में कई बार जैसे इस तरह से होता है ना, ये दिन में 2 बार लेना है, ये 3 बार लेना है, ये 4 बार लेना है, तो वो डिपेंड करता है। पेशेंट अगर मान लो बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड के केस में, बच्चे के केस में क्या होता है, वो जो डोज होती है वो मोस्टली हाई या लो का एक क्राइटेरिया होता है भी लोग डोज देनी है या हाई डोज, तो उसमें जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी डोज कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके केस में भी जो डोज होती है वो लो होती है, ठीक है, छोटे बच्चे के केस में। और अगर मान लो जैसे बड़े हैं तो उनकी डोज डबल हो जाती है। और कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पे क्या होता है, जो डोज होती है वो उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़े टाइम में रिक्वायर्ड होती है। जैसे कुछ सस्टेनेबल रिलीज फॉर्मुलेशंस होती है, उनको दिन में 2 या 3 बार एडमिनिस्टर करना पड़ता है। सस्टेनेबल मतलब कि
वो धीरे धीरे रिलीज, उसके अंदर कोई इस तरह की डोजेस फॉर्म होती है जिसमें वो क्या होती है, कुछ डोजेस फॉर्म कंटेन करती है, धीरे धीरे वो डोज रिलीज करती है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो रिलीज कर देती है, फिर उसकी नेक्स्ट डोज की रिक्वायरमेंट होती है। ये होती है सस्टेनेबल डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो उसमें कुछ इस तरह की डोज होती हैं जो सस्टेनेबल रिलीज फॉर्मुलेशंस होती हैं, उनको दिन में 2 से लेकर 3 बार रिक्वायरमेंट होती है। तो डोज मेंशन होनी भी जरूरी है, कई बार डोज मेंशन नहीं होती तो वो भी एक एरर का काम करता है प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है डोज के बाद इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट्स। Instructions to patients। ठीक है, सबसे पहले अब इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन हो सकती है, भी कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग, क्वांटिटी ऑफ ड्रग उसको लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कब कब उसको वो ड्रग लेनी है। उसके बाद जैसे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाए। ठीक है, ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस है पेशेंट के रिगार्डिंग वो होनी बहुत ज़रूरी है। कई बार ये प्रिस्क्राइबर ये ज़रूरी नहीं समझते, तो इसमें क्या होता है वर्बली बता दिया जाता है कि जो फार्मासिस्ट होता है वो वर्बली बता दिया जाता है कि आप इसको इतनी क्वांटिटी में लेना, सुबह शाम लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी मेंशन होनी ज़रूरी है। कई बार वो ये चीज़ मेंशन नहीं होती तो फार्मासिस्ट भी उस चीज़ को नहीं समझ पाता भी इसको कितनी कितनी डोज रिक्वायरमेंट है, कितनी क्वांटिटी में है। ठीक है, तो ये चीज़ भी प्रिस्क्राइबर को चाहिए कि ये चीज़ प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस में मेंशन करे। ठीक है, ताकि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आ जाता है वो है हमारा जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज। इनकम्पैटिबिलिटीज, अब बहुत सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो क्या होती हैं, जैसे 2 ड्रग्स इकट्ठी दे दी। ठीक है, तो वो आपस में एक दूसरे के जो थेराप्यूटिक एक्शन है या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं उसको डिक्रीज कर देती है, या फिर उसके एक्शन को ख़त्म कर देती है, डिमिनिश कर देती है, या फिर उसके एक्शन को एडवर्स इफेक्ट में शो करती है। ये किसके कारण होता है, क्योंकि एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ कंपैटिबल नहीं होती। इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि उसके साथ एक तरह से असंगत होती है, उसके साथ सही कॉम्बिनेशन नहीं बैठता उसका। कई बार कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं, जैसे ये होता है इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एक ड्रग ली है, उस ड्रग के साथ जब दूसरी ड्रग ली तो वो पर्टिकुलर ड्रग की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। जैसे एंटीबायोटिक है, अगर मील्स के साथ ली जाती है तो वो कुछ उसकी जो मील्स होती हैं उसकी खाने के साथ ली है तो उसकी एंटीबायोटिक की एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसको इनकम्पैटिबिलिटी कहा जाता है, मतलब कि उसके साथ मेल नहीं बैठता, जिसके कारण जो उसका जो पर्टिकुलर कोई भी अगर मेडिसिन है, कोई भी डोज है, उसका जो पर्टिकुलर एक्शन है वो एक्शन को या तो ख़त्म कर देगी या उसको बढ़ा देगी या फिर उसका बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट करेगी। ये होती है इनकम्पैटिबिलिटी। ये जो इनकम्पैटिबिलिटी है नेक्स्ट चैप्टर आपका इसके ऊपर पूरा चैप्टर है कि इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है, कौन कौन से रीजंस होते हैं, ये पूरा डिटेल में है। अभी इसमें सिर्फ एज ए सोर्स ऑफ एरर की तरह ही पढ़ा है हमने। ये हो गए हमारे सोर्सेज ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, ये हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, सोर्सेज ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेशंस, मेट्रोलॉजी का पार्ट आ गया। ये जो मेट्रोलॉजी का पार्ट है ये आपने
पहले भी किया है फर्स्ट ईयर में, या फिर हम इसको कह सकते हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग। कैलकुलेशंस इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेशन लगाती है? सबसे पहले तो इसको समझने के लिए, ठीक है, जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर भी, कितना वेट लेना है और मेज़र कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, क्या क्या उसकी यूनिट्स हैं, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। और इसमें मोस्टली जैसे आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे, लैब्स में जाएंगे, तो उसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशन है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो एक फार्मासिस्ट की ये ड्यूटी बनती है कि उसको ये सारी कैलकुलेशन जो कि डिस्पेंसिंग में यूज़ होती है वो आनी चाहिए। अब ये जो कैलकुलेशन है ये किसके बेस पे होती है? ये दो सिस्टम होते हैं इसके। एक होता है इंपीरिकल सिस्टम, एक होता है मैट्रिक सिस्टम। इंपीरिकल एंड मैट्रिक सिस्टम। अब ये जो इंपीरिकल सिस्टम है ये ओल्डन डेज में बहुत ज़्यादा यूज होता था, अब नहीं होता। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं वो मोस्टली मैट्रिक सिस्टम ही फॉलो करते हैं, मैट्रिक सिस्टम ही यूज होता है ज़्यादातर। मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है? मैट्रिक सिस्टम में जैसे हमने कोई भी चीज़ लेनी है मार्केट से, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने आलू लेने जाना है या फिर चीनी लेनी है, इस तरह से हम उसको किस में 1 किलो दे दो, 400 ग्राम दे दो, 500 ग्राम दे दो, इस वे में करते हैं। तो वो केजी, ग्राम, ठीक है, कोई मिल्क लेना है तो उसमें लीटर, ठीक है, तो मीटर, ये सब क्या है? ये मैट्रिक सिस्टम में आती है। ये सारी चीज़ें जिसमें कवर होती हैं ये मैट्रिक सिस्टम है। अब हमें ये तो नहीं पता, अगर आजकल हमें कोई ऐसे कह दे कि मुझे ये 1 गैलन दे दो, 10 गैलन दे दो, 1 पाउंड दे दो, 1 ऑन्स दे दो, ये नहीं पता। ये अगर हमें कोई ऐसे बोले कि 450 ग्राम हमें ये चीज़ चाहिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, 450 ग्राम, तो हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें ये कहेगा ये मेरे को 4 गैलन दे दो, हमें नहीं समझ में आएगा। तो ये सब क्या था? ये पुराना सिस्टम था, इंपीरिकल सिस्टम में कवर होता था। लेकिन आज का जो सिस्टम है जो फॉलो किया जाता है कैलकुलेशन इन डिस्पेंसिंग के अंदर, वो मोस्टली मैट्रिक सिस्टम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो मैट्रिक सिस्टम है बहुत ही पुराना सिस्टम है ये भी। इसको क्या है, फ्रांस थी उसने फॉर्मुलेट किया था 18वीं सेंचुरी के अंदर, और ये डिस्पेंसिंग करने के लिए बहुत पॉपुलर सिस्टम माना गया है। ठीक है, और इसके अंदर जो लेंथ होती है, जो मैट्रिक सिस्टम है, इसमें वेट को ग्राम्स में स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है। ठीक है, वॉल्यूम को लीटर में, ठीक है, और वेट, वॉल्यूम और लेंथ को मीटर में, ये इसकी स्टैंडर्ड जो यूनिट्स होती हैं ये इसमें मैट्रिक सिस्टम के अंडर आ जाती हैं। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक सिस्टम है ये इंडिया के अंदर कब इम्प्लीमेंट हुआ? ये इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1964 में इम्प्लीमेंट हुआ था इन इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो मेजरमेंट होती है, इसके अंदर अलग अलग सिस्टम होते हैं। जो मेजरमेंट, अगर हमें इसके अंदर सबसे पहले आपको कन्वर्जन करनी आनी चाहिए। कैलकुलेशन करने से पहले कुछ कन्वर्जन्स हैं, जैसे किलो को ग्राम में कन्वर्ट करना, ग्राम को किलोज में कन्वर्ट करना, इस तरह की कन्वर्जन्स हैं वो आनी चाहिए। जैसे आपको सिंपल से बताती हूँ एक तरीका, किलो, हेक्टा, ये लिख लो, किलो, हेक्टा, डेका, ग्राम। ठीक है, किलो, हेक्टा, डेका, ग्राम। उसके बाद डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, डेसी, सेंटी,
मिली। ठीक है, आगे ग्राम ही आ जाएगा, ग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम का तो ग्राम ही रहेगा। ठीक है, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आप इधर क्या लिखो, वेट, इधर लिखो लेंथ, और इधर वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप बेसिक डिवाइड भी कर सकते हो, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये याद करना बड़ा इजी है, किलो, हेक्टर, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, और नीचे माइक्रोग्राम लिख दो। ये कन्वर्जन है ना, वैसे याद नहीं होती, ये याद करने का, इसको लर्न करने का एक मेथड बता रही हूँ आपको। ठीक है, वन, इसका मतलब 1 किलोग्राम, 1 हेक्टाग्राम, 1 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम, ग्राम। ठीक है, अब ये वेट के लिए तो ग्राम हो गया। ठीक है, लीटर के लिए, ये लेंथ के लिए हो गया मीटर। ठीक है, और वॉल्यूम के लिए यहाँ पे लीटर। ठीक है, अब इसके आगे तो ये सब 1 लिख दो, 1 ग्राम, 1 मीटर और 1 लीटर। ठीक है, ये ग्राम्स में है। ठीक है, ये सारा ग्राम्स में है। अब देखो किलोग्राम, 1 ग्राम में, अब ऊपर यहाँ से जब आप ऊपर बढ़ते जाओगे ना, तो उसकी राइट साइड में एक 0 बढ़ाते जाना, 1 के साथ 0, 2 0, एक 0 बढ़ा दी, इधर भी 3 0, ऐसे ही इधर करना है, 1 0, उसके बाद 2 0, उसके बाद 3 0। ठीक है, राइट साइड में, उसके बाद ये यहाँ पे 1 0, 2 और ये 3। ठीक है, जैसे आप यहाँ से ऊपर जाते रहोगे तो 0 को राइट हैंड साइड में इंक्रीज करते जाना, और यहाँ से नीचे जाते रहोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 0, 1, इस तरह से, इस तरह से 0 इंक्रीज करते रहना। ठीक है, लेकिन माइक्रोग्राम के केस में क्या होता है, ये होती है 1 2 3, कितनी 0 होती है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -3। ये तो पता ही होगा, डेसिमल लगा है, डेसिमल के उस साइड जो भी जितने भी जो डिजिट्स हैं उसका लगा, 10 टू पावर -6। ऐसे ही यहाँ पे होगा, 1 के साथ इधर 0 बढ़ाते जाना। इस तरह से। ठीक है, इधर भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो इससे कन्वर्जन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, कि 1 ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं, 1000। ठीक है, 1 मीटर के अंदर कितने, 1 मीटर के अंदर, ठीक है, ये मीटर की बता देंगे, उसके बाद वॉल्यूम लेंथ। इस तरह से ये आप इसको लर्न करना इजी हो जाता है। आपने कुछ नहीं करना, बस ये लर्न करके रखना है कि किलो, हेक्टर, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। माइक्रो वाला थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, बाकी ये कन्वर्जन में बहुत हेल्पफुल है। इसमें मोस्टली जो कन्वर्जन आती है वो आती है किलो टू ग्राम्स, ठीक है, ग्राम्स टू माइक्रोग्राम्स। ठीक है, और इसके अंदर ये देखा जाता है जैसे 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है, और 1 ग्राम में 1000, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, और 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। ये कुछ कन्वर्जन्स आप ये वाली याद रखना, और बाकी आप
इसमें से। ये सारी कन्वर्जन मोस्टली आ जाती हैं कई बार कैलकुलेशंस के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और थ्योरी में भी, जो मेट्रोलॉजी वाला चैप्टर है आपका पहले भी करवा चुके हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फार्मास्यूटिक्स 1 में भी कवर हो चुका है, ठीक है। और ये जो आपकी कन्वर्जन है इसको अच्छे से लर्न करते रहिए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये तो हो गई मैट्रिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब कई बार क्या होती है, इंडिया में वैसे तो मैट्रिक सिस्टम ही यूज़ होता है, कई बार कुछ ऐसी कन्वर्जन होती हैं कि जिसमें क्या होता है, कौन सा सिस्टम यूज़ होता है, इम्पेरिकल, कभी कभी इम्पेरिकल सिस्टम भी यूज़ होता है। तो वो इम्पेरिकल सिस्टम जब यूज़ होता है, ठीक है, तो उसमें भी कुछ आपको जैसे वेट के अंदर, ठीक है, लेंथ के अंदर वो पता होना चाहिए। जैसे कुछ कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए, जैसे वेट के अंदर अगर वेट की बात करें, ठीक है, जैसे 1 kg में 2.2 पाउंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद 30 ग्राम में का 1 आउंस होता है, ठीक है। 450 ग्राम का 1 पाउंड होता है, ठीक है। और 1 ग्राम का 15 ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। और 60 mg का 1 ग्रेन होता है। ये इंपेरिकल सिस्टम के अंदर वेट आ जाता है। और अगर हम कैपेसिटी की बात करें, तो इसमें 1000 ml 1 क्वार्ट के बराबर होता है, ठीक है। 500 ml 1 पिंट के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद 30 ml 1 फ्लूइड आउंस के बराबर होता है, ठीक है। 4 ml 1 फ्लूइड ड्रैकम के बराबर होता है, ड्रैकम के इक्वल होता है, ठीक है। और इसमें 1 ml 15 मिलिम्स के इक्वल होती है, ठीक है। और 0.6 ml 1 मिलिम के इक्वल, ठीक है। तो ये कुछ कन्वर्जन्स हैं, ठीक है। ये है इंपेरिकल सिस्टम की, वो थी मैट्रिक सिस्टम की, और ये है इंपेरिकल सिस्टम की कुछ कन्वर्जन्स। इंपेरिकल सिस्टम कन्वर्जन टेबल। मैट्रिक सिस्टम की तो आपको बता दी है मैंने, किस तरह से आप याद करोगे, ठीक है। ये इंपेरिकल सिस्टम की कन्वर्जन टेबल है, आपकी बुक में भी ये मेंशन कर रखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपेरिकल सिस्टम वेट को, जैसे 1 kg है, ये 2.2 पाउंड, 30 ग्राम है 1 आउंस, 450 ग्राम है इज इक्वल टू 1 pound and 1 gram is equal to 15 grains and 60 mg is equal to 1 grain। ये इसकी इंपेरिकल सिस्टम के बेस पे ये कन्वर्जन है। उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ये कन्वर्जन्स हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल कवर करेंगे।